is given below as recorded by some student. देखो सर, मेरे को- मतलब अच्छी थी तो हमने कहा खाना सर चाहिए। मैं तो मिस कर गई। आप नहीं मिस कर गई हो। आपकी सर मैं खाई। हाँ तुमने कैसे कभी तेरे को खिलाई गई। हमने कहा तुम लोग हो तो खा लो। सर ये नहीं मतलब मेरा कहने का अभी तो है वो गई। Now that is distance of flame from lens. Distance of flame from lens. अब distance of screen from lens दो अलग अलग चीजें दी गई हैं। Distance of screen from lens. अब जरा देखो जब ये 40 सेंटीमीटर है तो ये 24 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से जब ये 30 सेंटीमीटर है कीबोर्ड में आया था। देखा हुआ है आपका ना? और ये 75 सेंटीमीटर है। मैंने पेपर पे ड्रॉ कर देख लो। तो अब इसका ये जब 75 सेंटीमीटर है तो 70 सेंटीमीटर है और जब 60 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है विदाउट यूजिंग लेंस फार्मूला फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ 30 लेंस। सेंटीमीटर नहीं 30 नहीं 15 सेंटीमीटर। तो विदाउट हाँ सर 15 सेंटीमीटर। देख लो पहला क्वेश्चन है सर एक से Without- निकल जाएगा। using lens formula find focal length of lens। और दूसरी चीज क्या पूछी गई है? दूसरी चीज पूछी गई है which of the above data is incorrect। इनमें से एक incorrect है। which of the सर तीसरा above data is incorrect। What is the magnification सर इसमें इनकरेक्ट in लास्ट case of second? मतलब केस। सर सेम साइज वो होगा Fine. इमेज का और ऑब्जेक्ट का। हाँ Magnification। मैग्निफिकेशन शायद -1 होगी। तीनों में पूछा गया है। हाँ -1 फर्स्ट एंड सेकंड में पूछा गया, ठीक है कि नहीं? सर सेकंड का तो -1। चलो फर्स्ट एंड सर ये कौन सा लेंस है ये तो बताया नहीं। कुछ नहीं बताया। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सर, हम ये कॉनकेव मिरर में रियल इमेज उतारी जा सकती है और कॉन्वेक्स लेंस में। तो रियल इमेज कौन देते हैं? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव सर हम इससे भी मिरर। पता चल सकता है कि ये And सेकंड वाला जो केस है ना convex उसमें इक्वली बन रहे थे ये कौन लेंस आर ये कन्वर्जिंग टाइप ये क्या होते हैं? कन्वर्जिंग टाइप। सो दे गिव रियल इमेजेस इन 5 केसेस। एक केस इनमें भी ऐसा है कि जिनमें क्या होगा कि रियल इमेज नहीं होगा। एक और इसमें पार्ट है if flame is kept at 10 centimeter what is the nature of image? If सर नेचर ऑफ द इमेज इज flame is सर at वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड 10 centimeter from lens find nature of image। तो पहले देखो अब यहाँ पर फ्रॉम सेकंड केस से आपको क्या पता चल रहा है? सेकंड केस से पता चल रहा है कि मान लीजिए लेंस है और यहाँ पर दिस इज 2f1 और f1 है, दिस इज f2 और ये क्या है? और यहाँ पर अगर हमने एक कैंडल रख दी है तो यहाँ पर अगर एक स्क्रीन रखी जाए सर तो क्यों हमको ये सर ये कॉनकेव ही क्यों होगा? और ये आपने तो कॉन्वेक्स सर होगा ना नहीं सर ये कॉन्वेक्स कैसे होगा? वो हम क्योंकि बताएंगे, converging- वो तो हमें बताना है ना। ये क्योंकि देखो उसी में 6 केसेस ये देखिए कि ये तो इसकी यहाँ पे इमेज बन गई। सो 30 सेंटीमीटर पर रखेगी 30 पे बन रही है।
सो इससे क्या पता चलता है फ्रॉम सेकेंड केस इट इज ऑब्वियस दैट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f1 एंड द इमेज इज फाउंड एट 2f2 फ्रॉम सेकेंड केस it is that object is at 2f1 and image is found at 2f2. So focal length will be 15 centimeter. ये अगर O है तो that is half of 2f2. So focal length क्या हो जाएगी? Focal length is equals to 30 सेंटीमीटर बाई 2. तो कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर. तो पहले का आंसर हो गया. दूसरी बात है कि कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है. अब जरा देखो Last वाला 60. कि सेकंड केस में जैसे जैसे हम सर इसमें एक और नहीं है कि इंफिनिटी से आएगा तो 60 देखो 2f1 है और ये f1 है और ये f2 है और ये क्या है. तो ये बताओ कि ये तो 30-30 पर हो गया. अगर मैं 30 से दूर ले जाता हूँ दीपसा तो इमेज कहाँ बनेगी? F और F2 के 2f2 के सर बीच पास में बनेगी किधर आएगी? सर लेंस के साइड भाई ऐसे इधर सर उधर 2f2 के इस साइड आएगी. कुछ तो बताइए. सर 2f1 होगा ना 2f1 के इस अगर 2f1 मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रख दे रहा हूँ 40 पे, ये 30 है, तो ये कितना है और ये कितना है? क्या ये भी 30 है? बोलो. तो सर और 2f अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? Sir, object- If object is beyond 2f1, where will the image be found? F2 और 2f2 के बीच में. यही पूछना चाहते थे कि अगर मैं यहाँ ले जा रहा हूँ तो मान लो मैं 40 पे ले जा रहा हूँ. कितने पे ले गया? तो क्या ये F2 और 2f2 के बीच नहीं आ जाएगी? तो क्या ये जो इसमें दिया जा रहा है 24 सेंटीमीटर, क्या ये 15 और 30 के बीच लाई करता है? और अगर आप 60 पे ले गए, कितने पे ले गए और दूर, तो ये सर किसके पास सर ये f2 के पास में आ जाएगी. F2 के और करीब आती जाएगी. और अगर आप इन्फिनिटी पे ले गए सर ये f2 के ऊपर F2 पर ही आ जाएगी. तो धीरे धीरे F2 के करीब आ रही कि नहीं? अच्छा, अगर मान लो आप 75 सेंटीमीटर ले गए तो क्या ये F2 से भी खिसक जाएगी? No, sir. तो इसलिए ये डाटा कौन सा इनकरेक्ट है? सर थर्ड डाटा इनकरेक्ट है, क्योंकि मान लीजिए ये आप 75 पे ले गए तो इसके बीच में लाइन करना चाहिए कि नहीं? आनंदिता, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच है तो इमेज कहाँ बनेगी? मैं बताऊं नहीं, 2f1 और f1 के बीच में है तो फिर f2 और 2 बता ही नहीं रही. नहीं सॉरी f ऑप्टिकल सेंटर एंड f2 के ये बीच. तो चलो कोई बात, आप बताओ F2 के उस तरफ किधर? इधर F2 के उधर किधर? F2 के beyond f2 2f2 क्यों नहीं बोल रहे हैं? और 2f2 2F2 के beyond 2f2 के बियॉन्ड बनेगी कि नहीं? तो अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो कहाँ बनेगी? सर 2f2 और f2 के बीच में. हां यहाँ है तो कहाँ बनेगी? सर 2f2 पे. 2f2 यहाँ है तो कहाँ बनेगी? सर 2f2 के बियॉन्ड beyond. f2 यहाँ है तो कहाँ बनेगी? और सर ये इमेज वर्चुअल बनेगी उस साइड ही. ऑन द सेम प्लेन और f1 पे है तो इंफिनिटी तो बनेगी. So in this way the third data is correct. तो कैसे आप बोलोगे? If we move away, थर्ड थर्ड डाटा इज डिग्री इनकरेक्ट. if we move away object beyond 2f1 के beyond हो गया, यस सर. then the image will be formed between, then image किसके किसके बीच बननी चाहिए? should be formed between 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर. ये सारे ये मतलब पहला केस, ये केस और ये. सो दे फॉलो दिस रूल, हाउएवर दिस इज नॉट फॉलोइंग. सो थर्ड डेटा, सो केस 3 इज इनकरेक्ट.
अच्छा, अब इतनी बात हो गई। फाइंड मैग्निफिकेशन इन फर्स्ट एंड सेकंड केस। तो अब हमारे पास है सी। सी के बारे में देखो, मैग्निफिकेशन का जे क्या फार्मूला है? माइनस वी बाई बता ही नहीं रहे हो, सर, V by U, बताते ही नहीं V है। by U। जो पीछे से आता है उसी को इक्विवोकेट कर देते हो, V by U। सर वो तो माइनस वी बाई यू मिरर में होता भाई है। मिरर में आप जो पढ़ रहे हो बताओ। तो यहाँ पर V कितना रखे जाए, बताने दो, शायद कुछ निकल आए। हाँ बोलो सत्युष। हाँ V पहले केस में 24 रख दिया, चलो Minus U कितना रखें? 40 हम्म? बताते नहीं हैं ये। सर आप बताओ माइनस मुझे। 24 नहीं होगा क्योंकि इसका अच्छा ठीक है, तो अच्छा, सुन V- लिए ना। हाँ बोलो जय। सर माइनस 40 ठीक है, अब ये देखो 6y माइनस 10 हुआ, माइनस 0.6 हुआ। तो पहले केस में इमेज कैसी बनी? रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल इन्वर्टेड एंड diminished and on other side of lens। दूसरी चीज कहाँ पर है? and on other side of lens, लेंस के दूसरी तरफ बनेगी। अच्छा, सेकंड केस में गजेंद्र, मुझे बताइए मैग्निफिकेशन कितना होगा? सर मैग्निफिकेशन, सर रुक जाओ, मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर, minus one। माइनस सर माइनस 1। हाँ एक वन, अभी पहले 1 क्यों बोली थी? माइनस 1 -1 हुआ कि नहीं? यस सो बी बाई एक बार में आंसर दिया करो माइनस 30 बाय माइनस प्लस 30 बाई माइनस 30 सर माइनस -1 हुआ। सो इमेज प्रत्युष बताओ का नेचर क्या होगा? रुक जाओ रुक जाओ। रियल एंड इन्वर्टेड हम्म एंड सेम साइज। एंड ऑफ सेम रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, फोर्थ केस में पीयूष आप मुझे बताइए मैग्निफिकेशन कितना? सर 1/-3 सही बता रहे हो। सो इन फोर्थ केस मैग्निफिकेशन दैट इज प्लस 20, पूछा नहीं, कोई बात नहीं। और ये प्लस 60 और ये माइनस 60 हुआ, तो -1/3। तो यहाँ पर सेम साइज है, तो यहाँ पे क्या होगी? डिमिनिश्ड। हाँ तो हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। और क्या इसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है? हाँ उतारा ही जा सकता है। तो क्योंकि ये सभी रियल है, इन्वर्टेड है तो रियल है ना। इन्वर्टेड एंड रियल। अब अगला क्वेश्चन देखो, इफ फ्लेम इज एट 10 सेंटीमीटर, तो फ्लेम को जो डी पार्ट है, तो फ्लेम को कहाँ रख दिया जाए? 10 सेंटीमीटर। तो ये दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज O, दिस इज F2, दिस इज 2F2। तो अगर मान लीजिए मैं, ये तो 15 सेंटीमीटर हो गया, और हमने इसमें यहाँ पर फ्लेम लिया है, तो अब यहाँ से जो एक पैरेलल गई वो फोकस से जाएगी, हाँ सर। और सर एक ऑप्टिक सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, और इन दोनों को पीछे मिलाया सर जाए। वर्चुअल बनेगी और सर हाईली मैग्नीफाइड। ये बन गई। Yes. तो इसमें जो डी पार्ट है, ऐसे बन जाएगा। तो इसलिए सर इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि उसी तरफ है, आगे चल के ये डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज होनी चाहिए तब स्क्रीन पे ले सकते हैं। सो इमेज इज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म on the same side of on object same side of where object is सर ये 1 मार्क्स का आएगा तो मैग्निफिकेशन नहीं निकालना ना? virtual and नहीं, कई मार्क्स का है, ये केस स्टडी है। Case सर ये study। पूरा 4 मार्क्स का ही आता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस स्टडी है। तो ये पानी इसमें से आ गया, पानी गमले में डाला वही आ गया, चलो इसको हटा दो। हाँ? सर एक में से लीकेज हुआ, एक में से नहीं हुआ। हाँ? क्या? ये बोलते हैं बच्चों के साथ
ठीक है, सर कहाँ गिरा वो? ये तो अभी यहीं गिरेगा, नीचे पूजा स्वीट चला जाएगा अपने आप। अरे सर मिठाई सर सर वो मिठाई का, हाँ। ओ, नीचे जाना है। तो हाँ, उसको सर, भी यहाँ ऐसे पे- स्प्रेड कर देते ना इधर जल्दी है। से सर, अब तो। आपको अपने इधर- फैमिली में अरे चेंज नहीं, करना पड़ेगा इधर- ना एड्रेस। इधर बीच में वो मयूर इधर। सर आपका तो खर्चा आ जाएगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज तो एक्सक्रीशन प्लांट रिप्रोडक्शन, so reproduction in plants. Yes. सर एक तो क्रॉस होता है, क्रॉस पर एंड हाँ सर, एक ए सेक्शन होता है, एक सेक्शन होता है। मान लीजिए जो बहुत मॉस हैं या स्फर्गम हैं या और इस तरीके के बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, फ्यूनेरिया हैं, Creatures, उन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हाँ लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स हैं उन सब में क्या होगा? सेक्सुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें। एंजियोस्पर्म की डेफिनेशन क्या होगी? जिनके स्पर्म्स ढके हुए हैं, क्या ह्यूमंस आएंगे? नहीं, प्लांट्स के लिए जिनके बीज ढके हुए हैं, आवृत बीजी, और जो एक है अनावृत बीजी। सर वो पोलन ग्रेन में उसमें सर जैसे कि जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब क्या होता है? सर खुले खुले नग्न बीजी, नेकेड 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 सीड्स, और वो होता है आवृत बीजी, जैसे कि कवर्ड मैंगो, सीड्स। मैंगो सर वो पोलन के अंदर कवर होते हैं हम सारी चीजें बता रहे हैं। सो इन एंजियोस्पर्म, सर वो एक बार ये भी बता दे देख लो, प्लांट में मैं बता रहा हूँ, जो प्लांट है उसमें अलग अलग डिविजन्स हैं। हाँ तो पहले है थैलोफाइटा, थैलोफाइट, फिर ब्रायो, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडो, टेरिडो, फिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म फिर एंजियोस्पर्म स्पर्म और एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म। सबसे पहले थैलोफाइटा जो पत्थर के ऊपर मॉस उगाते हैं ना, हाँ ग्रीन बिल्कुल। ग्रीन। तो मॉस उसका एग्जाम्पल है। और फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया यहाँ रखा हुआ है। अब टेरिडोफाइटा फर्न देखा है, नहीं सर क्या जिसमें पत्तियां होती हैं, सिर्फ पत्ती पत्ती हो अच्छा। पूरे पेड़ में। बगीचे हैं, फर्न, द फर्न या 5 स्टार होटल है जोधपुर का, तो उसमें हाँ सर ये फर्न किस तरीके का होगा, ये देख लो। वो अच्छा मैं समझ गई, वो जो पहाड़ों पर होते हैं उनके थोड़े वैसे तीखे पत्ते होते हैं ताकि वो स्नो नीचे फिसल जाए। वो क्या फर्न। ताड़ का पेड़ बोलते नहीं, ताड़ का पेड़, ताड़ का देखो, ये इस तरह के आप लोगों ने बगीचे में गए होंगे तो कभी इनकाउंटर जरूर सर किया होगा। देखा है। ये सर, यही तो इस तरीके की बोल- पत्तियां देखी हैं, ये हर बगीचे में यहाँ भी दिखाई जाए। ये ऐसी पत्तियां होती हैं, ये देखो। अच्छा ये तो वो है आमले का पेड़। आंवले का पेड़ नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई सीड होगा ही नहीं। अच्छा ये इस तरीके से अच्छा समझ गई वो। अच्छा सर ये बस वो शोपीस था। ये ऐसा Showpiece ऐसा plant है। ऐसा वो शो सर ऐसा हम्म? इस तरीके का नहीं सर, है। ऐसा- वो वाला वो वाला बस वो ये वाला तो- आपके जान में इस तरीके का पेड़ सर ये थोड़ा होता है। छोटा है वो मोटा है
ऐसा देखो। देखा था। देखा जरूर होगा, नोटिस भले न किया। तो ये वही है। तो फर्न हो गया, इनमें सर, सीड्स ये भी तो हैं, इसमें भी तो seeds भी होते हैं। ये भी फर्न की कैटेगरी है। अब जरा देखो, हमारे प्रिंसिपल ये के रूम में लगे। साइकस पाइनस या कोकोनट, हाँ। कोकोनट। यानी इन सब में पल्प नहीं होता। इन सब में क्या होगा? अंदर पल्प नहीं होता। ये जैसे साइकस का है, हाँ। वो ये आपको दिखा रहा है। इसमें कुछ पल्प नहीं होगा, इसके सीड है इधर उधर, बस सीड रहेगा और सीड के ऊपर पल्प नहीं रहेगा, तो सीड रहेगा। तो कुछ ऐसे सीड्स हैं हवा में उड़ते भी रहते हैं, कुछ ऐसे सीड है, सीड ही खा लो, जैसे तिल है, अलसी खा लो, उसके ऊपर कोई पल्प थोड़ी है, कभी कभी हम बीज ही खा जाते हैं। हाँ, तरबूज का बीज। हाँ, तो वो सब इस तरीके का है। अब एंजियोस्पर्म में क्या होगा? मैंगो। दैट इज मैंगो, गुआवा। अब देखो, तो हमने क्या कहा? इन एंजियोस्पर्म क्या होगा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। टेक्स प्लेस। सो अब किसी भी प्लांट में आपसे पूछा जा सकता है कि उसका जो सेक्शन है वो कैसा होगा ना। तो प्लांट में आंसर। ये देखो, अच्छा, ये जिस पर प्लांट के सारे पार्ट्स होते हैं उसे आप क्या कहते हैं? सेपल। सीड पर। सीड पे। ये देखो, यू आर ऑल्सो इक्विवोकेटिंग। सर क्या क्या आपने क्या पूछा? मैं, हाँ, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कार्पेट, कि कार्पेट। जिस पर ये सभी हैं वो रिसेप्टिकल अच्छा, है, रिसेप्टिकल। या उसे थैलामस भी कह रहे हैं, हाँ। जैसा कि रक्षित ने बोला। थैलामस क्या हाँ, होता है? भाई यही रिसेप्टिकल ये तो हमारी किताब में नहीं है। है जिस पर सारे पार्ट्स हैं। क्या आपको मालूम है कि जब ये बीच में इसमें ये क्या है? सर ओवेरी। ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या है? सर ओवम। ओवेरी भी तो कहते हैं इसको। अच्छा, ये देखो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ओवरी उसको नीचे वाला। ये ओवरी, और ये क्या है जो इसकी नेक है? सर स्टाइल। स्टाइल। और ये क्या है? स्टिग्मा। 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 बगल में एंथर। अच्छा, सुन लें, जब ये ओवरी फूल जाती है तो क्या यही पल्प बन जाती पर है? बन जाता है। और जैसे गुआवा। ये सीड बन जाता है, और ये सीड कोट बन जाता है। हाँ। क्या आपको मालूम है कि जो एप्पल है वो थैलामस है? ये फूलता है, उसे हम खाते हैं, तभी वो इतना मीठा नहीं होता। मीठा नहीं। मीठा नहीं होता। ठीक है, हाँ सर इतना नहीं ये था। थैलामस है। एप्पल में ये चीज फूल जाती है, और ये बीज अंदर धंस जाता है और इसको फूलने पे मदद करता है। तो इसकी पोजीशन देखी जाती है। तो अब हमें इतना पता चल गया। और इसके अलावा ये पूरे पोर्शन को क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर इसको कहते हैं पिस्टिल। पिस्टल। बोलो, पिस्टिल। पिस्टिल। हाँ कार्पेल या फिर पिस्टिल। अब ये देखो, तो यहाँ पर फिर क्या है? एंथर। स्टेमन, स्टेमन। सर एंथर है ये और ऊपर एंथर, वाला। एंथर, और सर नीचे वाला स्टेमन को मिला के फिलामेंट और इस पूरे को कहते हैं स्टामी। स्टिग्मा। स्टिग्मा। स्टिग्मा इसके ऊपर का सर होता वो है। पिस्टल। चल, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। इस पूरे को क्या कहेंगे? सर स्टामी। स्टेमन, स्टेमन। और सर फिर ये क्या सर है? इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं सर? ये तो फिलामेंट। फिलामेंट। ऊपर वाला एंथर। एंथर। ये ठीक है। हाँ सर। ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर नलिका, ये जायांग है। मतलब जायांग में ये बीजांडू है। अंडा है, अंडा नहीं है, बीज अंडू। तो इसको क्या कहेंगे? अभी हम इसे कहेंगे एंड्रोइशियम, इससे गोइनोइशियम। भाई आप लोगों को जो पता है वही तो बताएं, नहीं तो ये फिलामेंट है, और ये क्या है? एंथर है। यस सर एंथर। एंथर के अंदर क्या होगा? बोलो। सर पोलन ग्रेन। सर पोलन सैक होगा। पोलन सैक के देखो अंदर कितना अच्छा pollen बता रहे grain। हैं। कह रहे हैं जिसमें वो रह रहा है। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि ये जो रहता है इस तरीके से, तो इसको क्या कहेंगे? पॉलन सैक। हाँ तो पॉलन
सैक पॉलन इसके अंदर है ना, जिस बर्तन में कोई चीज रहे, और या फिर इसमें जिसमें पॉलन है, अगर इसको ये बीच से काट दिया जाए हाँ, तो तो ये ये किस सर 4 तरीके- भागों में डिवाइड होगा। हर चीज इन्हें मालूम है, हम बताना चाहते हैं पहले से ही बता देते हैं। ये देखो, हाँ। ये देखो, ये हमने इसका ऊपर का पोर्शन हटा दिया। तो ये जब कट करेंगे तो इसमें 4 पॉलन सैक है, यस सर। और इसको क्या कहेंगे, एंड्रोइशियम, जिसमें ये, और ये जहां पर इसका ये क्रैक है, यहीं से ये डिहिसेंस करता है, टूट जाता है। ये कहीं से भी रेंडमली नहीं टूटता, जहां इसका फोल्ड है या फरो है, सर जहाँ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जहां इसकी सिलवट है, जहां पे इसकी सिलवट है ना, यहीं से क्रैक होगा। और ये सर ये एंड्रीशियम गायनेशियम एक बार बताइएगा। जो हम लोग हैं, हम लोग एंडर हैं, और जो फिलेंडरर अपने आप घूमता फिरता रहे ऐसे सड़क पे इधर उधर, तो उसको कहेंगे फिलेंडरर, घूमने का प्रेमी। और एंडर हम लोग हैं। फिलेंडरर हुआ कि नहीं, फिलीन का मतलब प्रेम करने वाला, और एंडरर हम लोग एंडर हैं। तो फिलेंडरर बताया गया कि नहीं, मतलब हाँ, मतलब ऐसा पुरुष जो घूमने का प्रेमी हो, ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता। एंडर मतलब एंडर का मतलब है मेल, अच्छा तो एंड्रोइशियम इसको क्या बोला। और गाइनो का क्या मतलब है, फीमेल फीमेल, तो इसे कहेंगे गाइनोइशियम। और मीजोगाइनिस्ट क्या होता है, जो कई औरतों के साथ संबंध बनाए उसको। और जो मोनोगाइनिस्ट क्या होता है, जो एक औरत के साथ संबंध होता है। मीजोजिनिस्ट, पॉलीजिनिस्ट, ऐसे समझ में आ गई बात कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखें, तो अब हम लोगों ने क्या चीजें समझी, क्या आपने ये सारे पार्ट समझ लिए, पेटल और सेपल भी समझा। ये क्या है बताओ, सर ऊपर वाला पेटल है, नीचे वाला ये पेटल है, और ये फिर क्या है, सेपल, ठीक है कि नहीं। तो पेटल का जो सिस्टम होता है उसको करोला कहते हैं। हाँ, और हमें क्या लेना देना, पेटल समझो मतलब पूरा उसका ग्रुप होगा ना, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारा क्या है, बोलो, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट, दैट इज फ्लावर। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लिखा, Sir, vertical section of plant, cross section of लंबाई में, और जो ऐसे काटे तो ये ट्रांसवर्स है, ठीक है। सो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ। सर जो आपने स्टिग्मा बनाया और स्टाइल सर ऐसा थोड़ी ना होता है, स्टिग्मा ऊपर से ऐसे सर वो थोड़ा सा बना दे, और नहीं ऐसे लंबा नहीं सर, वो थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, तो ऐसा बना, हाँ ऐसा, हाँ अब सही है। सही है। हाँ। अच्छा, अब आगे की बात करें तो फर्स्ट व्हाट इज दिस, व्हेन द पॉलन ग्रेन, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिनेशन होगा, फिर किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, वो सारी चीज देखें। सेल्फ पॉलिनेशन So that is when pollen grain lands on sticky stigma, उसी पे उतरेगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सर Pollination. पॉलिनेशन। और ये किस वजह से होता है, सर क्योंकि वो ऐसे टूट जाता है, और या फिर किसी बर्ड की मदद ठीक या बता रहे, फिर ध्यान से सुनो, कीमोट्रोपिज्म, बहुत बड़ी हाँ बात कही उन्होंने। कीमोट्रोपिज्म। So when pollen सर कीमोट्रोपिज्म तो तब होता है जब वो स्टिग्मा पे आके वो लैंड करेगा, उसकी महक से वो वहीं पहुंच जाएगा, और कहीं नहीं जाएगा, वहीं जाएगा। सर खुशबू से। हाँ, तो इस तरीके से when pollen grain, Sir, खुशबू से कब चला जाएगा? और क्या, when pollen grain lands, यस सर। कहाँ पर लैंड करेगा बताइए, सर स्टिग्मा, on Sir, खुशबू तो पेटल्स सर स्टिग्मा ऑफ, on stigma। स्टिग्मा में जो केमिकल ऊपर है, ऊपर ग्लू और सब्सटेंस है, हाँ सर, वो वो चिपक पॉलन जाता को है। अट्रैक्ट करती है, तो वो अपने आप पहुंच जाएगा। तो और इसको क्या कहेंगे बताओ, सर कीमोट्रोपिज्म। सर ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म। तो लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलिनेशन। इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। अच्छा, पॉलिनेशन दो तरीके के, बोलो सर, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सर द पोलन ऑफ सेम, रुक जाओ, उससे पूछा द पोलन ऑफ सेम फ्लावर लैंड्स ऑन स्टिग्मा। बता नहीं पाए, चलो आप बताओ पीयूष, सेल्फ आपसे फायदा नहीं है। चैतन्य सर वो अपने में होता है। नहीं बता पाया। आनंदिता, सर सेम ब्रीड के
नहीं, दीपांशु। सेम प्लांट के फ्लावर में। So if अच्छा सेम pollination takes Sir, place, sir, मैं बोलूं? ठीक है, in within the flowers of same plant, या तो उसी का ही उसी पे गिर जाए या उसी प्लांट के दूसरे फूलों का उस पे गिर जाए। So when pollination, सर ये सेम फ्लावर भी तो होता है हाँ तो अच्छी बात सर, है। उसी के अंदर ही होता है। प्लांट के फ्लावर में। When pollination, जब कोई दूसरा बता रहा है तुमसे ज्ञानी तो उसकी बात सुनो, 1 नंबर ज्यादा लाया है तुमसे। नो सर, बराबर आए हैं। हाँ तो ठीक है। When pollination takes place between flowers, within the flowers of same plants, चाहे फिर वो उसी का उसी में गिर जाए, within flowers of same plant is called, उसे क्या कहेंगे? स्वपरागण। और जो अगर क्रॉस पॉलिनेशन को पर परागण, is called self पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा है रक्षित की क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन वेरिएशन आता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया। So it is when pollination takes place between flowers of 2 different plants of same species. Then it is self-pollination. Cross पॉलिनेशन। pollination takes place, मतलब हाई डेफिनेशन में बताना है, लेकिन हम लोग एक लेमैन अनाड़ी की डेफिनेशन में। When pollination takes place सर ये आईएएस के साइंस पढ़ता है। between flowers of different flowers of different plants of same species, of same species, मतलब यदि परागण पादप जगत के 2 विभिन्न वृक्षों में जिनमें फूल लगे हुए हों उनमें होता हो तो उसे पर परागण कहते हैं। सो इट इज, तो इसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन लीड्स। Variations. सर डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकता है। तो फिर वो ऐसे केस में वो पार्थेनोकार्पी हो जाएगी। मतलब तुम ऐसा फल खाओगे जिसके बीच में सीड ही ना हो, ऐसे आम खाओगे कि गूदा गूदा ही मिलेगा, उसके बीच में फिर बीज नहीं होंगे। सर जैसे कि सर मतलब एक आम के पेड़ के दूसरे आम के पेड़ के आगे पोलन ग्रेन। मतलब माँ ऐसा बच्चा दे कि जो मांस का लौंदा हो हड्डी हो ही नहीं, लंप ऑफ मीट। कहते हैं अरे ये तो पार्थिनोकार्पी को जन्म दे रही है। सर ऐसे कभी अब आगे बढ़े, इन्होंने बोल भी दिया। सर असली में होता है क्या? ये पूछ देखो सर बोलो असली में होता है सर? 11वें में होगा, असली में क्या होगा? अभी 10वें में हो, 11 में होगा, फिर 12वें में कुछ और होगा, अभी 10वें में पढ़ो। ठीक है, और यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत से फ्रूट्स में सीड नहीं, हर फ्रूट में सीड नहीं। यहाँ तक है। और सेम स्पीसीज इज कॉल्ड सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन पॉलिनेशन हैज डन, पॉलिनेशन जब अकर हो गया, व्हेन पॉलिनेशन हैज अकर्ड, तब क्या होता होगा? पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है। पॉलिनेशन और हैज अकर्ड, देन pollen tube is formed which contains 2 germ cells. pollen tube is expanded Comes out. out from pollen grain। बहुत अच्छा, सही बोला? pollen grain and ठीक है, moves to, रक्षित इसके आगे का सेंटेंस पूरा करो। मैं बताऊं? अरे वो कर लेगा, उसके ऊपर भी तो कॉन्फिडेंस नहीं है। moves to, करेक्ट, माइक्रोपाइलर एंड, जैसा कि रक्षित ने बताया। सही तो बता भी लो किसी को। देख लो, सबको मालूम है, ये नहीं मालूम, पढ़े लिखे हैं सब लोग। माइक्रोपाइलर एंड क्यूर बढ़ जाता है। सर ये वही होता है ना जहाँ पे वो 3 लोग इंतजार करते हैं, फिर पीछे 2 लोग खड़े ये होते हैं, देख लो। वापस 3 लोग। इन्होंने बता दिया इंटीगमेंट्स, बता दी, मतलब वो वर्ड इनके मुंह से नहीं आ रहा था। कहते 2 लोग 4 लोग, सर आपने बताया था 3 लोग नीचे खड़े होते हैं, 2 बीच में खड़े होते हैं, 3 पीछे खड़े होते हैं ओवरी के अंदर। सर
सर आपने ऐसा ही कहा था सर, वही मैं सोच रहा था। सर मैं आपके भरोसे एग्जाम में जाता हूँ सर, तो हमारे परमिशन में गए थे। बड़ा छोटा देखो यहाँ की बात देख लीजिए कि ये जिन 4 लोगों की बात कर रहे हैं, हाँ देखना वही बनाएंगे, पहले आगे 3 होंगे, बीच में 2 होंगे, फिर पीछे 3 होंगे। एक ये पॉलन ग्रेन है, इसमें है बैठा हुआ, यस सर। और इसमें से ट्यूब निकली। हाँ सर फिर ये नीचे से अंदर घुसेगी। अच्छा ये बताओ ये क्या है, सर ये ओवेरी, और ओवरी में ये क्या है, सर ये यहाँ पर, सर ये और माइक्रोफोन, ये क्या चीज है? सर क्या? देखो इसके अंदर एक है गए, हाँ। उसका बार बार क्या होगा बताओ, सर, डिवीजन होगा, माइटोसिस, क्या? मतलब माइटोसिस फिर मियोसिस, 2 बार मियोसिस, तो ऐसा एक बार मियोसिस फिर 2 बार माइटोसिस, ऐसा। सर तो आज इसके अंदर हमें ज्यादा लेना देना नहीं, मेगा स्पोरेंजियम है वो सब होता है, लेकिन हम आज के दिन उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो इस तरीके से ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, और पीछे दोगे 3 है, इनको क्या कहोगे? सर और यहाँ 3 होंगे, बीच में सर वो ओव्यूल होगा, एग होगा बीच में egg। ये है, ये सारे के सारे में N क्रोमोसोम है, क्या है? एन क्रोमोसोम। और सर अच्छा इसमें 2 न्यूक्लियस है, वो कौन कौन से बताओ? सर एक तो होगा पोलन ग्रेन, भाई बता, आनंदिता बता सकते, हाँ बोलो। सर लो उन्होंने बता दिया, जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव वो न्यूक्लियस। तो पॉलिंग ट्यूब में होता है। बहुत अच्छा, दैट इज जनरेटिव, सर मैंने पहले ही बोल दिया था 2 टर्म से। और इसमें वेजिटेटिव। बोलो बात सही है? हाँ जी। अब यहाँ पर 2 अलग अलग हमने बना दिए। अब इसके बाद यहाँ पर ये चीज आगे बढ़ी और माइक्रोफाइलर एंड है, बोलो तो जरा माही ये एंड कौन सा है? पोलर है। सही बात, ये इन्हीं को सब चीज याद है, ये बायो ही नहीं लग रहा, हाँ सर बायो। मतलब इनको कैसे पता चला ये शैलेजियल एंड है? हम लोगों को तो नहीं पता चल पाया कभी। सर अब जरा देखो, ये जब यहाँ पर जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये कौन सा है? सर ओवम। सर एग Egg है। ओव्यूल या फिर कुछ भी कह सकते हैं। Egg cell कह लो। हाँ, egg। और ये दोनों ये कौन है? सर ये उसकी दासियां, दासियां है तो सिनर्जिड सेल, सखियां। सखियां। और सर वो दूल्हा वहां से आ रहा है, आपने ऐसा कहा। ये तीनों कौन है? सर ये वो उसके बॉडीगार्ड, एंटीपोडल। बाराती। ये कनात में पीछे खड़े कि पीछे से कोई पियक्कड़ आ जाए तो उसको भी तश्तरी में नाश्ता दिया जाए, वो होता नहीं तंबू फाड़ के आ गया तो उसको भी नाश्ता लीजिए। वहाँ 3 सखियां खाना लिए खड़ी, आप भी खाइए। और ये देखो, अब ये जब दोनों सेल गए, एक जनरेटिव न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एक सेल, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस बीच वाले जो 2 ये होते हैं वहां सिनर्जी को फोड़ के चला जाएगा, कहेगा हमें अंदर देखना है, ये स्नैक से मेरा नहीं चलेगा, चिकन कहाँ? तो वो चीज बात समझ में आई कि नहीं? सर बीच वाले को क्या बोलते हैं? अब जरा देखो, यहाँ पर देख लें, अभी मैं आपको दोनों चीजें ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ से ये डिजनरेट हो जाएगा बाद में, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ऐसा होता है पोलन, हाँ ऐसे ही होगा। कांटेदार। और जब ये अंदर गया तो आप यहाँ पर देखें कि सिंगेमी क्या है और ट्रिपल फ्यूजन क्या है। सिंगामी सर जहाँ पे वो जनरेटिव न्यूक्लियस फटता है। ये देखो, ये जो बीच वाला है इसी में मिल गया क्या ये? हाँ उसी में जाते हैं। और एक जो दूसरा वाला वो कहाँ चला वो गया? पोलर न्यूक्लियाई के वो यहाँ से गया, इसी में से फिर चला गया बीच में से, एक सिनर्जिक सेल को भी खा गया। हाँ। और ये बीच में यहाँ पे 2 थे और ये भी मिल गया, तो 3 मिल गए क्या? सर, और उनको उसके क्या बीच की दीवार हट गई हाँ ये ट्रिपल और ये डिजनरेट हो जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि पीछे से कोई बराती नहीं आया। अब इसके अलावा 2 सिनर्जिक सेल भी चले गए। सो यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए? सेंटर में 2 सेंटर में ट्रिपल पोलर फ्यूजन हो रहा न्यूक्लियाई है। हैं क्या ये?
polar nuclei. So pollen tubes move to micropylar and now अब जो pollen है शुरू में वो भी 2n था, लेकिन उसने अपनी मियोसिस करके 2 सेल बना लिए और दोनों कैसे हो गए वेजिटेटिव. सर म्यूसिस थी या माइटोसिस? pollen देखो इसमें क्या है कि अगर मान लो इसको पहले से ही n क्रोमोसोम वाला था जो इस पे था, इस पे अगर n क्रोमोसोम है तब फिर उसको माइटोसिस कर ले, और अगर 2n है तो मियोसिस. तो मियोसिस कर ले. दोनों में से कुछ ना कुछ करेगा. तो आप ये कह दें कि pollen nuclei Divides. है ना, तो pollen nuclei divides या pollen grain भी कह सकते हो. Divides itself into 2 nucleus, vegetative nucleus and into vegetative nucleus and generative. nucleus and generative. यही है, यही जो जनरेटिव न्यूक्लियस है यही मेल गेमीट. मेल गेमीट या मेल जर्म सेल है. जनरेटिव सेल फ्यूजेस विद एक्स सेल, इसे क्या कहेंगे? Syngamy. सही है. जनरेटिव सेल यूजेस, क्योंकि असली दूल्हा यही है और ये यही दुल्हन हार लिए खड़ी है, उसको ये माला पहना दे. सो जनरेटिव सेल फ्यूजेस, बाकी बाराती आ रहा है पीछे खाना खाने. फ्यूजेस, जनरेटिव सेल फ्यूजेस विद एग सेल. जो सिन का मतलब है एक साथ गेमी, बराबर लेवल वाले, तो सिन गेमी फ्यूजेस. तो ये जो आगे वाला है, अब यहाँ पे मैंने दिखा दिया 2 मिल गए. तो क्या ये 2n क्रोमोसोम हो गया? हाँ. Yes, sir. तो इसको क्या कहेंगे? जाइगोट. हाँ, Zygote. तो ये जो जाइगोट है ये क्या फ्यूचर सीड है? हाँ. फ्यूचर सीड. अच्छा, ये जो सेंटर में है क्या इनसे यहाँ विभाजन हो गया? अब ये सब चले गए, ये खत्म हो गए. तो ये एंडोस्पर्म है. एंडोस्पर्म का मतलब है या तो ये मोनोकोटिलीडन होगा और या फिर क्या होगा? डाइकोटिलीडन. कई में तो 2 बीजपत्री भी होते हैं ना, क्या होते हैं? 2 बीजपत्र दाल, 2 सर, डाइकोट होते हैं ना. किडनी. तो अब इसी में यहाँ पर बीच सर, में राजमा, उसमें 2 ये जो बीच में है ये जाइगोट है. क्या है बताओ? Zygote. जाइगोट में से ऊपर से जो निकलेगा सर ये एम्ब्रियो में डेवलप हो ये जाएगा. प्लम्यूले, और जो नीचे है वो रेडिकल. ठीक है. Yes, sir. और ये दोनों क्या हैं? डाइकोटिलीडन है. और या फिर मक्का देखो, मेज, द्विबीजपत्री, जैसे दाल मटर 2 में खुल जाओ. गेहूं, मक्का, राइस, ये 1 बीजपत्री है. सर गेहूं 2 नहीं है. गेहूं 2 नहीं है, वो टूटता नहीं है, वो टूट ही जाएगा फिर. तो इस तरीके से ये जाइगोट है, फिर वो सीड नहीं रह जाएगा. सर, लेकिन चावल के बीच में होते हैं ना दरारें. और ये क्या है बताओ? ये एंडोस्पर्म. ये एंडोस्पर्म है. इसका काम है कि जब प्लांटलेट्स निकले और उसमें से जब 2 पत्तियां निकल जाए तो समझो डाइकॉट है, और 1 पत्ती निकले तो मोनोकॉट. मोनोकॉट और डाइकॉट के साथ डिफरेंस पूछे जाते ये हैं. क्या चलो है? हम एक सर, जनरेटिव मोनोकॉट क्या होता अभी है? बताना है. 3 चीज बताई कि नहीं? मेज, राइस, जिसमें सिंगल दाना हो और जो खुल जाए, जैसे आल मिलेट्स हैं, दालें हैं, पल्सेस हैं, वो डाइकॉट है कि नहीं? 2 फलक हो. तो ये राइस है और ये क्या है? तूर दाल. अब इतनी बात समझ आ गई? तो फ्यूजेस विद, ये किससे फ्यूज होगा? एग सेल. हाँ. ओव्यूम. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं. इट इज कॉल्ड सिंगमी. सिंगेमी. ठीक है. और दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई. and forms. It is called. अच्छा, सो जो बनेगा जब ये फ्यूजन होगा, इट फॉर्म्स जाइगोट हुज प्लॉइडी इज 2n. 2. बिल्कुल सही कहा. इट फॉर्म्स
zygote which is diploidy. प्लॉइडी मतलब क्या? सर जाइगोट दो जगह बनेगा। डाइप्लॉइडी का मतलब है 2n क्रोमोसोम है। सर जाइगोट दो जगह बनेगा। नहीं, बस ये बन गया यहाँ जाइगोट। तो ये फिर बना सर गया। आपने लिखा वो पोलर न्यूक्लियस के साथ भी जो जाइगोट। पोलर वाला अभी कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हाँ, ठीक है। सर ये क्या लिखा? Which is plio? सर then zygote divides many times and form embryo. अभी देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करेगा बताओ? वेजिटेटिव न्यूक्लियस हाँ। ट्रिपल फ्यूजन। 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ तो फ्यूज होता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस फ्यूजेस विद, ये जो मैंने कहा जाइगोट है, इट इज फ्यूचर सीड, ये भविष्य का बीज है। इट इज फ्यूचर सीड। और जबकि वो क्या बन रहा है फ्यूचर का खाना, जब तक पत्ती ना निकल जाए सोए हुए बीज को जगाने की जिम्मेदारी एंडोस्पर्म की है। सो वेजिटेटिव न्यूक्लियस फ्यूजेस विद, किससे फ्यूज करेगा? 2 पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा इस पे एन है, इस पे एन है, ये जो आ रहा है ये सब भी एन वाले हैं क्या? अब तो 2n ये और 1n ये मिलके इसका कितना बन गया? और ये 2n बना यहाँ। तो नाउ विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। सर वो ऊपर वाला एंडोस्पर्म कहाँ? ठीक है कि नहीं? तो इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म that is future food, and this process is called triple फ्यूजन। fusion, and the complete process रक्षित क्या कहलाता है बोलो बेटा? बताओ। फर्टिलाइजेशन। यस, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 जगह निषेचन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। As ये जो फ्यूजन is taking place at 2 sites, so this complete process is called double fertilization. As फ्यूजन is taking at 2 different places taking place at 2 sites, hence it is called double fertilization. hence it is called Double fertilization. अब बात आती है जर्मिनेशन की। भाई आपने कहा पॉलिनेशन बता दो, फर्टिलाइजेशन बता दो, अब इसके आगे अंकुरण भी बताओ। ठीक है, परागण निषेचन बता दिया, अब अंकुरण की बात आ रही है। दिस इज जर्मिनेशन। यहाँ लिख लो ये जर्मिनेशन हो रहा है। इनमें से यहाँ से जो ऊपर और नीचे निकल रहा है, तो दिस इज जर्मिनेशन। सो सर जर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? जर्मिनेशन का मतलब है कि दैट इज स्प्राउटिंग ऑफ सीड। ठीक है, Sprouting of when first plantlet comes out from seed, then स्प्राउटिंग का मतलब अंकुरण, उसमें से एक कुछ न कुछ बाहर पानी में निकल। डाल देते हैं फिर हो जाता है। हाँ। हाँ थोड़ा सा देखो मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं क्योंकि मुझे सर बोलो। सर यहाँ पे बोलो। Ovary rapidly grows and becomes as fruit. The seeds contain some future embryo that develops into seedling under suitable conditions. This process is known as germination. वहाँ उसके ठीक एक लाइन पहले से बोलो फिर से। After fertilization, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे वहीं से बोल देते। पेज नंबर बोलना Page number 2. यहाँ से बोल- मेरे After fertilization, हाँ बोलो। After fertilization, the zygote divides many times and form an embryo within the ovule. Ovule क्या है? एम्ब्रियो बना देगा, मतलब उसमें एम्ब्रियो बन जाए। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनना, फिर हाँ The जाइगोट। ovule then develops a tough coat and gets converted into a seed. हाँ वो तो हो गया, सीड ये तो बन गया। फिर उसके बाद वही लाइन the ovary rapidly grows and depends as fruit. सेम The seeds contains and fruit embryo develop into seeding वो under तो suitable conditions. वो तो हम लोगों ने देख लिया कि ओवरी ये क्या बन जाएगी बताओ? पल्प बन जाएगी। और ये ओवरी का पेरिकार्प है और ये बीच वाला मीजोकार्प है, ये ओवरी का एंडोकार्प है। समझ में आया कि नहीं? और बाकी तो ये सीड कोट हो गया और उसके अंदर है। अब जरा हम देखें जर्मिनेशन की डेफिनेशन। The process in which
seed मिनट ovary rapidly grows. Germination कितने करते हैं? एक मिनट देख ले थोड़ा सा। सर पैरी क्या बोला पैरी जो बाहरी छिलका है पेरिकार्प, आम को छिलके खाते हो, और जो खा जाते हो वो मीजोकार्प है, और अंदर का और जो अंदर की जो गुठली के ठीक ऊपर है वो एंडोकार्प है। तो पेरिकार्प। अब देखेंगे डेफिनेशन ऑफ जर्मिनेशन। सो इसमें है the process of seeds developing into a new plant is called germination. The process of seed developing into a new plant is called germination. If proper moisture condition and temperature दोनों होना चाहिए, इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 15 से 25 डिग्री है, वो उसी के बीच जर्मिनेशन होगा। सर मैं बोल लूँ तो इसीलिए ग्लास वो हाउस बनाए जाते हैं, ग्रीन हाउस, वहाँ पहाड़ों पे भी गर्मी बनी रहे तभी होगा। सो ग्रीन हाउस। व्हेन मॉइस्ट कंडीशन, सर ग्रीन हाउस क्या होता है? जैसे प्लास्टिक लगा दी चारों तरफ से, तो वहाँ जो धूप आएगी अंदर तो चली आएगी पहाड़ों में, क्योंकि वहाँ -10 डिग्री टेम्परेचर है, तो धूप बाहर नहीं जा पाएगी, अंदर ही अंदर वो गर्म हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर पॉलीथीन के घर में तुम चले गए पहाड़ों के अंदर, तो तुम्हें पसीने पसीने हो जाए। इससे क्या होगा कि ठंडी में उससे पाला नहीं मारेगा, उसको वो गर्मी मिलती रहेगी। जो हमेशा आप देखोगे जहाँ सन रेज ज़्यादा है वहीं पर ज़्यादा सदाबहारी वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि उसे हीट चाहिए ना प्लांट को, और कोल्ड एरिया में थोड़ी ना पाए जाएंगे। तो इस तरीके से द मॉइस्ट कंडीशन एंड प्रॉपर टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, या एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बियंस का मतलब समझते हो? मोस्ट सूटेबल। दिल्ली का सबसे बड़ा जो माल है एशिया का एम्बियंस माल, वो सबसे कंफर्टेबल है, इस तर्ज पे बनाया गया एम्बियंस माल। किस चीज का? आई एम लिविंग इन एम्बियंस कंडीशन, खूब अच्छे से सोफे में बैठ के चाय पी रहे हैं। सो दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस टू, बात समझ में आ गई? देन सीड जर्मिनेट्स। जो हिटलर के समय में सीड थे वो 500 साल बाद भी जर्मिनेट हुए हैं, और वो पीरियड जिस समय बीज सुप्तावस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी। So until seed is not getting the proper condition of germination, it remains dormant. सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ। हिटलर 500 साल पहले था क्या? और क्या? और मतलब 200 साल तो हो ही गए होंगे। क्या सर 70 साल में है? सिर्फ 70। लो, so optimal temperature 15 to 25, यानी 1942 पे था, और ये कितना हो गया? 20 शायद 2023 सर। हाँ ठीक है। अरे और 1942 में हिटलर था, एक हो गया। ठीक है। सो इतनी बात समझ आ गई? 15 डिग्री टू until unless the suitable condition या ambient condition is not provided to seed, या until unless seed does not germinate, it is called dormant. सर सीडलिंग का मतलब क्या होता है? Seedlings, that is the small plantlets coming out. जैसे अंकुरण निकलता है ना, तुम कभी कभी चना भिगो देते हो अंकुरित। स्प्राउट्स में से भी आता है। It ये कैसा रहेगा? डॉर्मेंट रहेगा। कर दो ना। हाँ, आगे देखते हैं। उधर वाला। पानी तो एक ही मग डाला था, इसमें से 2-3 मग क्यों निकल रहा? सब वो ट्रांसपिरेशन का। वाटर प्लांट। सर नीचे रख दो सर सर। आपने नीचे चेंज सर नीचे रख दो नहीं तो सर। सर नीचे रख दो नहीं तो सर ये जो आपने ये जो बनाया है ना, हाँ।
ये भी हो जाएगा। सेल हो जाता है। हाँ सर ऐसा भी होता है बोलना यार। इसके बगल में वाइपर रख देते हैं, वाइपर के डर से जो ही पानी नहीं निकालेगा। या वाइपर या करैत सर एक कोबरा काम रख दो। सर एक काम करो, उस पानी से पूरा पोंछ दो। तो वही सर अच्छा रहेगा पूरा। देखो सर कितना साफ हो जाएगा। साफ हो रहा है, नहीं तो आप हमेशा गंदे ये। करेक्ट। हाँ। अब देखो सर आप चलते सर ये ऐसे पीछे खड़ा है सर आप चलते सर पीछे बीच से खड़ा है। ये थोड़ा सा लूज है। सर की शर्ट बड़ी प्यारी, रोज नहीं देखता। अब ये देखो भाई, अब यहाँ तक हो गया, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आते हैं। चलो आप पूछो कुछ पूछना। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अगर मान लो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट एंड तो ये एयर है। सर बाइसेक्सुअल क्या होता है सर जिसके बाइसेक्सुअल का मतलब है जिस प्लांट पे पॉलेंस या स्टेमन और कार्पल दोनों हो, तो वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। और जैसे कुछ ऐसे पपाया है, तो उसमें या तो कुछ मेल पपाया होते हैं और कुछ फीमेल पपाया होते हैं, वो मोनोसेक्सुअल प्लांट्स हैं। और लेकिन अगर एनिमल्स में ऐसा होता है तो वो हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं, जैसे कि केचुआ, सर अर्थवॉर्म। केचुआ में क्या होता है? उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, सर तो मुझे पास उसको कहेंगे हर्माफ्रोडाइट। ये केचुआ। अब आगे देखो, इसी को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। अगर यही वर्मी फॉर्म है, इसको डाल दो तो रिच हो जाए वर्मी कंपोस्ट। सो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, द सर रेशियो आपने केचुआ इस तरफ इशारा करके क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पे है। स्पीड ऑफ लाइट क्यों? क्योंकि तुम समाज का कल्याण कर रहे हो। रेशियो, तो जो समाज के बारे में इतना सोचे, क्या वो The ratio of speed of light in first medium with respect to लाइट and इन सेकंड मीडियम? with respect to first medium is the speed of light in first medium. टू स्पीड ऑफ लाइट। So ये सेंटेंस मैंने मैम को सुना है, मैम भगा दी। फर्स्ट मैम बोले कि ये कोई सेंटेंस है। मीडियम इज कॉल्ड, इसके आगे सेंटेंस पूरा करो तो मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताती तो हो, नहीं तो भगाएंगे यही। बोलो अच्छा बोलो। आप बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इतने तरफ का लीव। सर ये कैसे हुआ? और फिर मैंने भागते भागते बाकी डेफिनेशन भी सुना दी मैम को, आधे पे भगा दी थी। हमने कहा कि भगा रहे तो पूरी सुन के भागे। सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ये भी बजाना था। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू। सर उल्टा होता है ना, लेकिन सेकंड और रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। चलिए नाउ इसको कैसे बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। देखो ऐसे लिखेंगे। अब इस वर्ड को ईटा कहते हैं। सर न्यू भी तो बोलते हैं, न्यू म्यू म्यू नहीं। म्यू अभी नहीं, अगली क्लास के लिए। सर हमारी बुक में तो ऐसे ही लिखा है। V2/V1 हुआ, ऐसे लिखा तो ऐसे लिखो। सर जो भी देखता हूँ। लिखा है सर ऐसे हमारे लिखो। में म्यू लिखा है। हाँ म्यू लिखा है। यही होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। नो सर ठीक है। एन लिखा है, एन लिखा है तो n है, तो दिस इज V2/V1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। With देखो ये लोग respect to- सही बता रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे। वही तो मैं सब बोल रही थी। उल्टा
बिल्कुल होता अच्छा है। बात बताती हो। मेरे तो पता है बेकार में तुम्हें बगा यही है। बता रही ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि V1 बड़ा होगा ना, तो V1 बाई V2 एयर सर, में, V1 बड़ा कैसे होगा? क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ नहीं, लाइट है। जरूरी थोड़ी ना एयर ही हो। अरे ना हो तो मतलब यहाँ पर अगर किस जो तुम्हें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए, मान लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर चाहिए, तो बोलो ऊपर क्या रखो? C by VG। VA बाई VG और V एयर कितना है? 3 into माइनस का। और ये बोलो, तो बोलो तभी तो 1.5 आएगा। Yes. तो अगर ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में चाहिए तो ऊपर एयर रखना पड़ेगा। अच्छा, नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? The refractive index With नहीं, sir, the ratio of speed of light in air With respect to in a speed medium of with- light in second medium is the सही बता रहे हो। absolute refractive आनंदिता index ठीक बता रही है, of बोलो। second medium with respect to air. The ratio of speed of light in any medium with respect to ऐसा नहीं होगा। Sir, the speed of light in vacuum हाँ अब ठीक है। to the speed of light in second medium इन मीडियम In any in any medium is absolute refractive index of second medium with respect to. ऑफ दैट मीडियम। Sir, आप तो बोल रहे देखो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज C बाई Vm। Yes, sir. सीधी बात। अगर मुझे Mg चाहिए तो क्या मैं C बाई Vg ना कर दूं? Yes, sir. समझ में आ गई बात? यानी कहने का मतलब है, अगर वेलोसिटी इन वैक्यूम कितनी होती है? Sir, 3 into minus नहीं 3 into 10 to the power 8 मीटर और पर जबकि एयर में Sir, यही होती है। 2.997। सर हमारे में यही होती है 3 एक मिनट, मतलब अगर आपसे पूछा जाए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो बुक में 1.0 003 सर 0029 सही है, तो इतना दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब है कि जो एयर है उसमें थोड़ी तो कम हो जाती होगी ना, थोड़ी कम हो जाती है बस, इसलिए लगभग हम एयर को ही लेते हैं। लेकिन आप ये लीजिए, अब इसकी डेफिनेशन बताओ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम Is is the speed- ratio of Speed of light in vacuum to speed of light in that medium. Absolute refractive index of refractive any medium is the speed of light in vacuum in any medium with respect to medium is ratio of speed of light in any medium। in vacuum। यहाँ देखो ना बोलते समय, So पहले vacuum हाँ with नहीं vacuum to speed of light in any medium speed of light in that medium। in that medium For a given pair of medium in which the speed of light is more is called optically rarer medium। ये प्रश्न आ सकता है। सर कैसा गिवन पेयर ऑफ मीडियम मतलब एक जोड़ा दिया गया हो मीडियम का, दो माध्यम दिए गए हों और जिसमें स्पीड ज्यादा पाई जाए उसे विरल माध्यम कहेंगे और जिसमें कम पाई जाए उसे सघन माध्यम कहेंगे। denser और optical optical denser ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर और सर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? यही चीज होती है। तो एंड दिस इज द मेजर ऑफ द स्पीड इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी रिलेटिव टू अदर सर ये आया था कौन से प्रीमोड 1 में एंड दिस प्रॉपर्टीज कॉल्ड, जब दोनों लिख के लास्ट में लिख देना दिस प्रॉपर्टीज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। बस ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, तो मैं लिखा देता हूं कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम the medium in which speed of light is more। बेटा पीयूष उसे क्या कहेंगे बताओ? ऑप्टिकली डेंसर की मैं रेंज। बताऊं? रुक जाओ, सर ऑप्टिकल बता ही नहीं रहे। optically rarer medium होगा ना। इन विच स्पीड, हम तो ये सोचेंगे कि पापा को क्या जवाब देंगे लास्ट में, कि पूछेंगे हाँ पैसा पूरा लिए थे, ये बच्चे के कम नंबर क्यों आए? 100 में 98 कैसे? 2 नंबर कहाँ गए?
हम कहेंगे हाँ पैसा तो पूरा लिया था, 98 लाया है। सो द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट, तो फिर मैं बोलूंगा दो नंबर की कचौड़ी खिला दे। अरे शांत सर, ये मत बोलो सर, नहीं। प्लीज कुछ भी हो तो पास तो ऐसा मत बोलो सर, बुरा लगता है। बुरा नहीं। So the for given pair of medium, the medium in which speed of light is more is called. ऑप्टिकली रियल। बोलते थे सर, रोज बात करते हैं। हम तो बोले थे कि बुरा लगे, उसे लगी नहीं तो क्या करें। मीडियम, इतनी बात समझ आ गई। एंड वाइस वर्सा, एंड इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एंड इन विच मतलब speed of light is less is optically डेंसर मीडियम। denser medium. Tell a medium whose mass density is less than water but optical density is more than water. सब वो डायमंड। हर चीज तुम जानती हो। कितना अच्छा एयर कैरोसिन, वो पहले बता रही कैरोसिन मतलब हर चीज इन्हें मालूम। सर आप हम लोग सोच रहे थे कि माही नहीं बता पाएंगे, लेकिन इनके ज्ञान की तो क्या करें। सर आपने एक क्वेश्चन भी दिया था ना कि सर ऐसा कुछ लो। ऑब्जेक्ट होता है जो पानी में डाल के वो हाँ। गुम हो जाता है। So, give example. Example of a substance whose mass density अरे ग्लास रेड वाटर आग जिससे वो ज्यादा मास डेंसिटी is less than water, मतलब ये चिंगा है। but optical density. बताओ केरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी बुक में क्या दी है? सर इसमें तो दी नहीं है, लो, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। is ऑप्टिकल डेंसिटी को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। 1.44 हाँ सर, वाटर से ज्यादा है। सर 1.44 So, अगर मैं पानी में केरोसिन डालूं तो क्या ऊपर तैरेगा? सर मास डेंसिटी मतलब यानी उसकी जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी का मतलब है कि मास अपॉन वॉल्यूम। सर उसके पार्टिकल्स पास पास में है। मास डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम नहीं आता। वॉल्यूम। और बताओ ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? सर वॉल्यूम अपॉन मास। बिल्कुल सही है। डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर मास और वॉल्यूम में फर्क क्या है? ये देखो, सो मास है कि जैसे 4 किलो की कोई चीज है, अब वो कितनी जगह लेती है। सोना है तो इतने में आ जाएगा, 4 किलो रुई इतने में आएगी, तो वो वॉल्यूम ज्यादा ले रही है। इस कमरे में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने एक दिन कैलकुलेट किया था 29 kg हवा, और इस कमरे को सोने से भर दिया जाए तो कितना ज्यादा सोना आता है, सर कभी भर के दिखाओ ना। है ना? सर आपके पास है ना छोटू सा मोबाइल? छोटे से नहीं होगा, उसके लिए बहुत बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा फीस भी करनी होगी। तो केरोसिन और ये क्या है? वाटर। तो बताओ केरोसिन फ्लोट्स ऑन वाटर, सो इट्स मास डेंसिटी। इज लेस। और यदि केरोसिन से लाइट अंदर जाए तो बताओ इसमें जाने पे दूर हटेगी कि पास आएगी? सर पास आएगी। पास नॉर्मल आएगी। के पास आएगी। सर कैसे पास आएगी? ये दो इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बोले कि इसलिए पास आएगी। बिकॉज वो डेंसर है क्योंकि- और नीचे वाला रेड। बहुत अच्छा सर बताया। केरोसिन ज्यादा डेंसर है ना। हाँ, केरोसिन ज्यादा डेंसर है तो दूर चली जाएगी। वही तो सर दूर जाएंगे। हाँ, क्योंकि केरोसिन की 1.43 है, कितनी है? चेक सर करो। 4 44 और ये 1.33 है, तो ये ऑप्टिकली डेंसर से रेयर में गया, तो फिर ये दूर चली जाएगी। हाँ। सर जबकि मेरे को तैर रहा है, इसका अब तब भी मतलब नहीं। समझ में नहीं आ रहा है। फिर से समझो। सर गिव एग्जांपल ऑफ। एग्जाम्पल का मतलब है ऐसी कोई चीज जिसकी मास डेंसिटी पानी से तो हल्का हो लेकिन उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो, यानी लाइट के संबंध में वो लाइट को ज्यादा धीमे कर देता हो वाटर के बनिस्बत। सर ये मास डेंसिटी का मतलब क्या है? मास डेंसिटी का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम। सर केरोसिन छोटी जगह में आ जाएगा, पानी बड़ी जगह लेगा। मतलब वही, अगर एक बोतल में केरोसिन रखोगे
तो एक बोतल में 800 ग्राम ही केरोसिन आएगा, और जबकि एक बोतल में 1 लीटर। किलो पानी आ जाएगा। 1 लीटर 1 किलो के बराबर होता है। तो बोलो कौन ज़्यादा भारी हुआ? सर केरोसिन। वाटर, क्योंकि उसी बोतल में केरोसिन आँख बंद करके पकड़ा दिया जाए, बोलो कि भरी हुई बोतल है, ये तो हल्का लग रहा है, ये केरोसिन है। भारी लग रहा है, ये वाटर लग रहा है, ये तो सोना है, गिरा जा रहा है। समझ आई बात की नहीं? ये चीज होती है। तो जिस उसी बोतल में सब चीज रखा, और यूरेनियम का जरा सा पीस 6 लोग उठा रहे हैं, कोई बात है? यूरेनियम का क्या? मतलब यूरेनियम का इतना बड़ा जो पीस होता है ना, छोटा सा, 6 लोग मिलकर उठा रहे हैं, इतना बड़ा। मैं इतना उठाऊंगी। सर कभी जाके दिखाओ ना, हम भी ट्राई करेंगे। सन पे एक पिन गिर जाए नीडल, तो 10 हाथ ही ना उठा पाए। सन पे इतनी ग्रेविटी। सन हाँ, समझ आया? अब आगे बढ़े। सो अब देखो, मास डेंसिटी लेस है, सो केरोसिन फ्लोट्स ऑन वाटर। और ये हम निकल के दिखाते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा देखें। सो फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्वेश्चन आता है, ग्लास विद इंडेक्स रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास। सर इसके अंदर पहले से स्पीड दे रखी होगी ना, क्योंकि हमारी बुक में दे नहीं रखी है। ग्लास का तो देखो, तो ये GW है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1.125, लेकिन इन्होंने निकाला कैसे होगा इतनी जल्दी? That is हाँ सर, NG। एयर की मदद से। बोलो NG/NW है, देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में दिया जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सर ये गलत नहीं लिखा आपने। फिर से समझो। सर NW ऊपर होगा ना, NG नीचे मैं होगा। क्या कर लूं? सर NW नहीं होगा। समझोगी तभी बताएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम फिर स्पीड पे आ गई। हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में बता रहे हैं। इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? फिर लेकिन N2 को खुद क्या कहेंगे? N2 यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ देखो, C/V2। C/V2 और ये C C by, C से अब बोलो 1/V2 और अपॉन 1/, तो क्या V1/V2? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये भी फार्मूला हुआ। बोलो। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, या तो ये लिख लो या ये लिख लो। अच्छा, C/, इसे क्या लिखेंगे बताओ? VG, और इसे C/VW। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, C से C कट गया, और ये क्या है बताओ? सर VW/VG हो जाएगा। VW/VG। इतना मुझे बता दो कि वाटर में लाइट की क्या स्पीड है, हमें ज्यादा सर मैं कुछ फॉर्मूला बता दूंगा, निकालने आपको पड़ेगा। ये सही जैसा सर कि 1.25 into 10 to the power 8। वो हम समझ गए, उतना आपने बता दिया, वो मेरे लिए काफी बड़ा हिंट था। थैंक यू सर। तो वाटर में स्पीड इतनी है, यस सर। और बताओ ग्लास में क्या स्पीड सर है? क्लास में भी बताते हैं। लो, इन्होंने हाँ सर, पहले मैंने ही बता दी बता 2 into 10 to the power 8। पीछे से चला नहीं, उन्होंने बता दिया, दोनों ने काम कर दिया। अब ये देखो, सर आप आगे बढ़ा दो। 225 और 200 यहाँ तक सही है। अब 25 से सर कट 4/5 नहीं 5/4। लो, इन्होंने पहले ही कर दिया 9/8, मतलब हर चीज इन्हें आती। और 9/8 को जरा काटो। सर 1.1। लो, वो चीज रक्षित ने बता दी कि पहले सबसे पहले तुम्ही ने बताई कि ये आग तुम्हारी लगाई हुई है और शहर जल रहा है तो जलने दो। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको कि कैसे करोगे कि नहीं? इसी तरह से है, या तो आप इसके माध्यम से कर सकते हो, नहीं तो जैसा आई ने बताया कि VW/VG से भी सर आप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो सर एक क्वेश्चन पूछूं? यहाँ तक समझ में आ गई? टेबल याद करनी पड़ेगी। वो सब दे देगा आपको, बस आपको फार्मूले याद रखने सर पड़ेंगे। बस सर ग्लास का और वाटर का याद, एयर सर जो चीज पहले लिखी होगी वो ऊपर आएगी, और जो चीज बाद में लिखी होगी वो नीचे आएगी। ठीक है, आगे सर। देखो, वो अगर With respect रिफ्लेक्टिव to इंडेक्स के टर्म्स में ले रहे हो तो जो पहले वही पहले आएगी, और वेलोसिटी के टर्म्स में ले रहे हो तो बाद वाली। सर रेस्पेक्ट वाली ऊपर आएगी ना? with velocity respect- में। हाँ
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो पहले सर वही था। मतलब पूछ रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट मेरा कहने का मतलब है n इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। ये क्यों नहीं याद है? ये सर जो ऐसे डेफिनेशन आती है ना विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जो रिस्पेक्टिव के आगे लिखा है वो ऊपर आएगी या फिर नीचे आएगी? ऊपर आती है। आप किसके टर्म्स में बताना चाहते हो? वेलोसिटी के टर्म्स Velocity में? के सर वेलोसिटी में तो बात हो रही है, वो लिखा ही दिया है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाली ऊपर आएगी ना? वो लिखा दिया, आप देख लेना पीडीएफ। सर एक बार इसकी डेफिनेशन बोलो तो Refractive index of second medium to first medium is the ratio of absolute refractive index of first medium। फिर से देखो, ऐसे देखो कि n21 है हाँ। तो इट इज n2/n1 और सर वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिख दीजिए। n2 v1/v2। हाँ ठीक है, अब वो भी इसकी हमने करके definition- लिखा है कि नहीं? सर डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना तो वेलोसिटी के ही टर्म्स में, इसके टर्म्स में मत लिखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट with respect to फर्स्ट मीडियम first medium is ratio of refractive index ratio of absolute refractive index, refractive index of second medium to that of first। पूरी बात समझ में आ गई? If refractive index of diamond is 2.42, what does it mean? मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं बताना है, जो पूछा जा रहा है वही बताओ। क्वेश्चन बुक का ही है। If refractive सर मैं बोलूं? सर इट मींस सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ऐसा कुछ नहीं होगा। द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव नहीं द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सर मैं बोलूं? The- द रेशियो the ऑफ स्पीड ratio ऑफ लाइट इन speed एयर of light विद in रिस्पेक्ट air टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड Is 1.24। what does तो मेरी भावनाओं को नहीं समझ भावना नहीं समझ पाते हैं। सर पीयूष बताएगा। हमको जो तुम बोलती हो उतना ही समझ पाते हैं। अब जरा देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सर किसको डायमंड, बोला आपने? हाँ? किसको बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी को तो बोल रहे हैं हम किसको बोल रहे हैं? मुझे So बोलो that is C by VD। तो ये 2.42 है। तो C by VD it means that the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in diamond is 2.42। 1/2. No, क्या ratio of speed of light तो ये लिखा था स्कूल in vacuum to स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड speed of light इन डायमंड in diamond is 2.42। इतना ही रख लो। कल मॉर्निंग में आना है कि शाम को? मॉर्निंग सर, मॉर्निंग नहीं। सर दोनों सर शाम को 9:30 इसी के आगे पढ़ेंगे। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आगे किसी को और लिखना है तो सर एग्जाम के बाद में सर समझ जाएंगे। चल रहे हमारे स्कूल का तो वहाँ हाँ? सर थोड़ा लेट ना हो नहीं तो 10 से रख लो। नहीं सर 11 बजे के बाद 11 बजे के बाद सर धूप हो जाती है। 11 बजे आ सर जाओ। फिर यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा 11 बजे आ यूनिफॉर्म में आना जाओ। पड़ेगा ऐसे। कब? 9:30? 9 बजे तक जाना है। फिर कब आओगी? वो तो मैं सुबह आ जाऊंगी ऐसा नहीं है पर यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। कचौड़ी खिला देना। सर मेरी कचौड़ी बच गई। तुम्हारी तो बच गई एक चार। सर ऐसा क्या कर रहे हो? अभी खा लेंगे अभी आज नहीं। नहीं तो कल कर देना। कितने बजे की क्लास होगी? कल वो कह रही आ जाएगी 9:30। उसके बाद में अभी बहुत कुछ जाने वाला है। अभी घर पर आएगा, इन्हीं का आस्था वालों का आता है।